घने जंगल के किनारे एक पुराना गांव था, जहां एक गरीब लकड़हारा हरिया अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी कमाई का एकमात्र जरिया था जंगल से लकड़ियां काटना और बाजार में बेचना। हे भगवान, ये कैसा जीवन है मेरा। इतनी गरीबी, इतनी मजबूरी, दिन भर ईमानदारी और मेहनत से काम करने के बाद भी मैं अपनी बीवी और बच्चे का पेट तक नहीं भर पा रहा। आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है? हरिया की बीवी बीमार थी, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। उसका बेटा अभी सिर्फ 10 साल का था। स्कूल जाना तो दूर, पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। रोज की तरह हरिया आज भी अपनी फटी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वो पेड़ों की सूखी टहनियां काटने लगा। लेकिन तभी अचानक आसमान गड़गड़ाया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मैंने बस थोड़ी भी लकड़ियां इकट्ठा की हैं। इतनी लकड़ियों में तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अब बारिश में और लकड़ियां काटने का फायदा भी क्या है? सारी लकड़ी गीली हो जाएगी और फिर गीली लकड़ी को भला बाजार में कौन खरीदेगा? एक काम करता हूँ, आज इतनी ही लकड़ियां लेकर घर जाता हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो आकर और ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। रामू उतनी ही लकड़ियों का गट्ठा बनाकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचता है तभी उसकी बीवी राधा बोलती है, सुनिए जी, आपने आज इतनी कम लकड़ियां क्यों लाई जंगल से? इतने में भला एक दिन का भी घर खर्चा कहाँ चल पाएगा? मैं भला और क्या करता राधा। जैसे ही जंगल पहुंचकर लकड़ियां काटना शुरू की, उसके थोड़ी देर बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। अब बारिश में लकड़ियां काटने का फायदा भी क्या था? सारी लकड़ियां गीली हो जाती और तुम्हें तो पता है गीली लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं। इसलिए मैं थोड़ी लकड़ी लेकर ही घर चला आया। और तुम चिंता मत करो, जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं फिर लकड़ियां काटने चला जाऊंगा और इस बार ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा। जैसा आप ठीक समझें, मैं आपको खाना देती हूँ। मुन्ना भी सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया है। वो तो आपका ही इंतजार कर रहा था। हरिया और उसका परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन मन ही मन हरिया बारिश को लेकर चिंता में था। वो सोच रहा था कि ये बादल तो अभी भी भरे हुए लगते हैं। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं लकड़ियां काटने जंगल कैसे जा पाऊंगा? और अगर मैं लकड़ियां नहीं काट पाया तो फिर बाजार में बेचूंगा क्या? और अगर लकड़ियां नहीं बिकी बाजार में तो फिर मेरे घर में खाना कैसे बनेगा? अगली सुबह हरिया घर से बाहर आकर बादलों की ओर देखता है, लेकिन बारिश अब तक नहीं रुकी थी। तेज बारिश के साथ बादलों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम अभी और भी खराब होगा। हे भगवान, पूरा दिन बीत गया लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसे में अगर बारिश रुकने का इंतजार करता रहा तो मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन इतनी तेज बारिश में मैं करूं भी तो क्या करूं? आखिर जंगल में लकड़ियां काटने कैसे जाऊं? तभी हरिया के घर के सामने से बाबूलाल सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर निकलता है। उसे देखकर हरिया सोचता है, क्यों ना थोड़ी लकड़ियां बाबूलाल से उधार लेकर आ जाऊं और बाद में उसे वापस लौटा दूंगा। तब तक शायद बारिश भी रुक जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करता हूँ। हरिया बाबूलाल के घर सूखी लकड़ियां लेने चल पड़ता है। घर पहुंचकर देखता है सूखी लकड़ियों का ढेर बाबूलाल के घर के बाहर रखा हुआ है।
हरिया धीरे से आवाज लगाता है। बाबूलाल, अरे ओ बाबूलाल, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ हरिया? इतनी बारिश में भी तुझे चैन नहीं है? बता, क्यों चिल्ला रहा है? दरअसल बात ऐसी है बाबूलाल, मेरे घर पर सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं और इस तेज बारिश के कारण मैं लकड़ियां काटने जंगल भी नहीं जा पा रहा। आखिर गीली लकड़ी को कौन ही खरीदेगा, इसलिए अगर तुम मुझे थोड़ी सूखी लकड़ी उधार दे दो तो मैं उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लूँगा और अपने परिवार का पेट भर सकूँगा। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और मेरा छोटा बच्चा बिल्कुल भूखा है। देख हरिया, मैं तुझे लकड़ियां तो दे दूंगा, लेकिन एक गट्ठर लकड़ी की कीमत 15 रुपए है। मुझे पैसे दे और लकड़ियां ले जा। 15 रुपए? क्या कहा तुमने? इतनी महंगी लकड़ियां? अरे इतनी ही लकड़ी तो मैं 5 रुपए में बेचता हूँ, फिर तुम ये लकड़ी इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? और अगर मेरे पास 15 रुपए ही होते तो मैं भला तुमसे यहाँ उधार लकड़ियाँ लेने क्यों ही आता? देख भाई, ये मेरी लकड़ियां हैं। मैं इसे जितने मर्जी दाम में चाहूं उतने मर्जी में बेचूंगा। मैंने पहले ही जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें जमा कर ली थी, ताकि बारिश में महंगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकूं, और अब मैं वही कर रहा हूं। इसलिए अगर तुझे लकड़ियां चाहिए तो बोल, वरना यहाँ से दफा हो जा। लेकिन ये तो सरासर गलत है। तुम तो लकड़ियों की कालाबाजारी कर रहे हो। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि बारिश में सूखी लकड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए अब तुम गांव के लोगों को ही इतनी महंगी लकड़ी बेचकर उन्हें लूट रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है बाबूलाल। हाँ हाँ, लूट रहा हूँ। अब तू जा यहाँ से और अपनी इस ईमानदारी से ही अपने बच्चों का पेट भर ले। दफा हो। बाबूलाल लालची और मतलबी इंसान था। उसने हरिया की एक न सुनी और लकड़ियां देने से साफ मना कर दिया। निराश टूटा हुआ हरिया खाली हाथ भारी कदमों से अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा उसका नन्हा बेटा बार बार अपनी माँ से कह रहा था, अम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मुझसे तेरी ये हालत अब देखी नहीं जाती मुन्ना। घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बनाकर मैं तुझे खिला सकूं। थोड़ा और इंतजार कर, तेरे बापू बाबूलाल के घर लकड़ियां लेने गए हैं। जैसे ही वो लकड़ियां बेचकर अनाज लाएंगे, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊंगी। बस थोड़ी देर और सह ले बेटा। और राधा देखती है कि हरिया वहीं खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। वो कहती है, आप बाजार से लकड़ियां बेचकर आ गए जी, जल्दी से अनाज दे दीजिए। मुन्ना सुबह से भूखा है और बार बार कुछ खाने को मांग रहा है। मैं अनाज तो तब खरीद कर लाता राधा जब बाबूलाल मुझे लकड़ियां देता। उसने साफ मना कर दिया मुझे। अब तुझसे क्या छुपाऊं राधा, बाबूलाल ने बारिश के पहले ही सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रखी हैं और अब वो उन्हें 15 रुपए में बेच रहा है। तो ही बता राधा, मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है, फिर मैं 15 रुपए की लकड़ियां कैसे खरीदता? तो अब हम क्या करेंगे जी? हमारी तो कोई बात नहीं, हम भूखे पेट पानी पीकर भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन मुन्ना, वो तो अभी बहुत छोटा है, मैं उसे कैसे समझाऊं, उसको क्या खिलाऊं? हरिया के पास अब कोई जवाब नहीं था, ना ही कोई रास्ता नजर आ रहा था। मुन्ना बार बार खाने के लिए रोता रहा और रोते रोते ही अपनी माँ की गोद में भूखे पेट सो गया। हरिया चुपचाप मजबूर होकर उसे देखता रहा। गरीबी और लाचारी की ये मार उसके जज्बातों को भीतर तक तोड़ चुकी थी। अब उससे और सहा नहीं गया। वो उठकर बारिश में ही घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आज मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। तू ही बता मैं किससे मदद मांगूं, कहाँ जाऊं?
पैसे अपने घर में चूल्हा जलाऊं। अगर ये हाल ऐसे ही रहा तो मैं अपने बीवी और बच्चों को भूख से मरते नहीं देख पाऊंगा। हे भगवान, या तो मेरी मदद कर या तू मुझे अपने पास बुला ले। तभी वहां से गांव के मुखिया जी गुजर रहे थे। बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे हरिया को यूं बैठा देखकर वो अचानक रुक गए। अरे हरिया, ये क्या हालत बना रखी है बेटा? तू यहाँ इतनी बारिश में पेड़ के नीचे भीग क्यों रहा है और तेरे चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? क्या करूं मुखिया जी, मेरे घर की सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और ये बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। अब मैं लकड़ियां काटने जंगल भी नहीं जा सकता और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। मेरा बेटा भूखा मर रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हरिया अपनी सारी परेशानी और दुख मुखिया जी को बता देता है। मुखिया, जो गांव का सबसे अमीर और दयालु आदमी था, हरिया की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे तो तुझे पहले ही मेरे घर आकर मुझे ये सब बताना चाहिए था। मेरे साथ अभी मेरे घर चल। मैंने अपना कारखाना बनाने के लिए बहुत सी सूखी लकड़ियां मंगवाई थी। मेरा कारखाना तो बन गया, लेकिन मेरे घर में अब बहुत सारी सूखी लकड़ियां बची हुई हैं। तू मेरे घर आकर सारी लकड़ियों को लेकर जा और उन्हें बाजार में बेच दे, और मुझे इस लकड़ी के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। मुखिया की बातें सुनकर हरिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। आपने एक ही पल में मेरी सारी समस्या और चिंता दूर कर दी। आपका ये एहसान मैं पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। आप सचमुच में गांव के मसीहा हैं। लेकिन बारिश खत्म होते ही आपके लकड़ी के पैसे धीरे धीरे मैं आपको वापस कर दूंगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर पहले मेरे घर चल के लकड़ियां तो ले जा। हरिया मुखिया जी के साथ उनके घर सूखी लकड़ियां लेने चल पड़ता है। धीरे धीरे वो एक एक गट्ठर अपने घर पहुंचाता है और उन्हें सुरक्षित रख देता है। उसी दिन उन लकड़ियों को बेचकर मिले पैसों से हरिया घर के लिए अनाज लाता है। कई दिनों बाद बारिश के मौसम में भी हरिया और उसका परिवार भरपेट भोजन करता है। घर के छोटे से आंगन में राधा और मुन्ना के चेहरों पर संतोष की मुस्कान लौट आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मुखिया जी का स्वभाव कैसा लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हरिया की तरह ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी बाबूलाल की तरह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें मुखिया जी की तरह उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।